साइबर डिप्लोमेसी को सिंपल तरीके से समझो। जैसे पुरानी डिप्लोमेसी बॉर्डर्स, आर्मीज और ट्रेड के अराउंड होती थी, वैसे ही अब डिजिटल नेटवर्क्स, डेटा फ्लोज, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स के अराउंड भी डिप्लोमेसी चलती है। तो जब स्लाइड साइबर डिप्लोमेसी फ्रेमवर्क बोलती है, उसका मतलब सिर्फ हैकर्स को रोकना नहीं है। इसका मतलब है कि स्टेट्स डिजिटल दुनिया में रूल्स, नॉर्म्स और पावर बैलेंस को शेप करने की कोशिश कर रही हैं। देखो, यहाँ ग्लोबल साइबर नॉर्म्स की बात है। नॉर्म का सिंपल मतलब होता है एक्सपेक्टेड बिहेवियर, यानी किस सिचुएशन में स्टेट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्यों जरूरी है? क्योंकि साइबर स्पेस में अटैक करना आसान है, सोर्स छुपाना आसान है और डैमेज कभी मिलिट्री बेस पर नहीं बल्कि हॉस्पिटल, बैंक या पावर ग्रिड पर होता है। इसलिए ऑर्डर बनाने के लिए नॉर्म्स चाहिए। टैलेंट मैनुअल यहाँ इंपॉर्टेंट है। ये कोई बाइंडिंग ट्रीटी नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स का अटेम्प्ट है कि साइबर ऑपरेशंस पर एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई कैसे किया जाए। जब वो यूज ऑफ फोर्स, सॉवरेंटी, ड्यू डिलिजेंस या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जैसी बात करता है, तो सवाल उठता है, क्या हर साइबर इंट्रूजन वॉर एक्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए थ्रेशोल्ड का क्वेश्चन सेंट्रल है। एक साइड पर एस्पियोनाज है, दूसरी साइड पर डिस्ट्रक्टिव अटैक, बीच में ग्रे जोन है। सोचो जरा, अगर किसी स्टेट का पावर ग्रिड टेम्परेरीली शट हो जाए विदाउट बॉम्ब्स, तो क्या वो आर्म्ड अटैक होगा? यही मॉडर्न आईआर का टफ पजल है। यूएन ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप और यूएन ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स को स्लाइड ने साइड बॉक्सेस में दिखाया है। इनका कोर रोल है स्टेट बिहेवियर के एक्सेप्टेबल रूल्स पर कंसेंसस बनाना। यहां से एक बड़ा पॉइंट निकलता है, साइबर स्पेस को लार्जली स्टेट्स ही पॉलिटिकली गवर्न करना चाहते हैं, इवन दो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी प्राइवेट कंपनीज के पास है। समझ आया? यानी पावर डिस्पर्स्ड है, लेकिन लेजिटिमेसी अभी भी स्टेट सेंट्रिक है। इसीलिए साइबर गवर्नेंस पब्लिक और प्राइवेट के बीच कांस्टेंट नेगोशिएशन है। डेटा सॉवरेंटी का पॉइंट भी बहुत गहरा है। जब स्टेट्स डेटा लोकलाइजेशन की डिमांड करती हैं, वो सिर्फ प्राइवेसी के लिए नहीं होता, वो कंट्रोल, सिक्योरिटी, लॉ इन्फोर्समेंट एक्सेस और इकोनॉमिक लेवरेज के लिए भी होता है। विजुअल में वर्ल्ड मैप और साइबर नॉर्म्स एवोल्यूशन टाइमलाइन यही दिखाती है कि नॉर्म्स स्टैटिक नहीं है, वो पॉलिटिक्स के साथ डेवलप होते हैं। अगर इंटरनेट बॉर्डरलेस है, तो स्टेट्स फिर बॉर्डर्स को डिजिटल फॉर्म में वापस क्यों ला रही हैं? आंसर सिंपल है, बिकॉज इंफॉर्मेशन भी पावर है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के एंगल से देखो तो इंडिया को ओपन इंटरनेट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, डिजिटल सॉवरेंटी और ग्लोबल रूल शेपिंग, इन सब को साथ लेकर चलना पड़ता है। यही साइबर डिप्लोमेसी का रियल चैलेंज है। अब साइबर वॉरफेयर और डिटरेंस को समझते हैं। ट्रेडिशनल वॉर में टैंक्स, मिसाइल्स और विजिबल ट्रूप मूवमेंट होता है। साइबर डोमेन में अटैक इनविजिबल हो सकता है, चीप हो सकता है और डिनायबिलिटी के साथ हो सकता है। इसीलिए स्लाइड ने स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑपरेशंस, एपीटीज और डिटरेंस स्ट्रैटेजीज को एक साथ रखा है। एपीटी का मतलब एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट। सिंपल वर्ड्स में, ऐसा अटैकर जो स्किल्ड हो, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे, क्वाइटली सिस्टम के अंदर घुसकर डेटा स्टील करे, सैबोटाज करे या फ्यूचर अटैक के लिए एक्सेस बना के रखे। ये वन टाइम रैंडम हैकिंग नहीं होती, ये स्ट्रेटेजिक कैंपेन होती है। अब सवाल है, स्टेट्स ऐसे टूल्स क्यों यूज करती हैं? क्योंकि साइबर ऑपरेशंस कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, एस्केलेशन को कंट्रोल करने का इल्यूजन देते हैं और डायरेक्टली वॉर डिक्लेयर किए बिना प्रेशर क्रिएट करते हैं। स्टक्सनेट टाइप एग्जाम्पल इसी लॉजिक को दिखाता है। फिजिकल बॉम्ब गिराए बिना इंडस्ट्रियल सिस्टम को डैमेज करना पॉसिबल हो गया, तो साइबर पावर ने फोर्स के पुराने मीनिंग को स्ट्रेच कर दिया। यहाँ एक डेंजर है, जब डैमेज साइलेंट हो और एट्रीब्यूशन अनसर्टन हो, तब विक्टिम स्टेट को पता कैसे चले कि रिस्पॉन्ड किस पर करे। जीरो डे वल्नरेबिलिटीज को स्लाइड ने क्लियरली हाईलाइट किया है। जीरो डे मतलब सॉफ्टवेयर की ऐसी वीकनेस जो पैच होने से पहले एक्सप्लॉइट हो जाए। ये साइबर कॉन्फ्लिक्ट की एम्यूनेशन जैसी चीज बन गई। जो स्टेट या एक्टर जीरो डे स्टॉकपाइल करता है, वो टेम्पररी एडवांटेज ले सकता है। लेकिन पैराडॉक्स देखो, सेम वल्नरेबिलिटी को सीक्रेट रखना अपने ही सिस्टम्स को भी रिस्की बनाता है। तो सिक्योरिटी और ऑफेंसिव एडवांटेज के बीच कांस्टेंट टेंशन है। मेक सेंस? डिटरेंस बाय डिनायल और डिटरेंस बाय पनिशमेंट का डिफरेंस समझना जरूरी है। डिनायल का मतलब आप अपनी सिस्टम्स को इतना रेजिलिएंट बना दो कि अटैकर को फायदा ही ना मिले। पनिशमेंट का मतलब अटैक के बाद रिटेलिएशन का क्रेडिबल थ्रेट। स्लाइड के टॉप राइट साइकिल डायग्राम और बीच के डिटरेंस मैट्रिक्स इसी लेयर्ड प्रोसेस को दिखाते हैं।
प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियर डिटरेंस जैसा क्लीन लॉजिक यहाँ काम नहीं करता, क्योंकि एट्रीब्यूशन अनक्लियर है, थ्रेशोल्ड्स फाजी हैं और अटैकर्स स्टेट, प्रॉक्सी या क्रिमिनल ग्रुप कोई भी हो सकते हैं। मैप में यूएस, रशिया, चाइना के अराउंड स्ट्रेटेजिक लिंक्स दिख रहे हैं। इसका डीपर मीनिंग ये है कि साइबर कॉन्फ्लिक्ट जियोपॉलिटिकल राइवलरी का एक्सटेंशन बन चुका है। सैंक्शंस, डिप्लोमैटिक बैकलैश, साइबर काउंटर मेजर्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग सब मिलकर रिस्पॉन्स बनाते हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से देखो तो इंडिया को दो काम साथ करने हैं। एक, अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करना। दो, ग्लोबल फोरम्स में रिस्पॉन्सिबल स्टेट बिहेवियर के नॉर्म्स को सपोर्ट करना। सोचो, अगर डिटरेंस सिर्फ रिवेंज पर डिपेंड करे और डिफेंस वीक हो तो क्या सिस्टम स्टेबल रहेगा? नहीं। इसीलिए साइबर स्ट्रैटेजी का रियल बेस रेजिलियंस, एट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी, पार्टनरशिप्स और कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी गवर्नेंस का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजीज को सिर्फ इनोवेशन के नजरिए से नहीं, बल्कि पावर, रिस्क, लॉ और इंटरनेशनल ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में समझना। स्लाइड ने एआई जियोपॉलिटिक्स को इसीलिए सेंटर में रखा है। एआई सिंपल चैटबॉट या ऑटोमेशन टूल से ज्यादा है। ये डिसीजन सपोर्ट, सर्वेलेंस, टारगेटिंग, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, हेल्थ, मीडिया मैनिपुलेशन सब में घुस रहा है। तो जो स्टेट एआई स्टैक को कंट्रोल करेगी, उसके पास फ्यूचर इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। एआई स्टैक को स्लाइड के लेयर्ड ब्लॉक्स में दिखाया गया है। प्रोप्राइटरी मॉडल, रीयूजेबल यूनिट, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट, सेंट्रलाइज्ड यूनिट। ये बताता है कि एआई कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं, ये कंप्यूट, डेटा, चिप्स, मॉडल्स, क्लाउड और एप्लीकेशंस का पूरा इकोसिस्टम है। अब यहाँ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का रोल समझो। विजुअल में लेफ्ट से राइट एक लाइन जा रही है, जहां रॉ मटेरियल से लेकर कंप्यूट और एंड यूज तक फ्लो है, और साइड पर कंट्रीज और फर्म्स के मार्कर्स हैं। इसका मतलब है कि एआई पावर का बेस एल्गोरिदम से पहले हार्डवेयर है। बिना एडवांस्ड चिप्स के फ्रंटियर एआई मुश्किल है। तो चिप एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, फैब कैपेसिटी, रेयर मटेरियल्स और डिजाइन टूल्स जियोपॉलिटिकल टूल्स बन गए। यानी एआई राइवलरी का रियल बैटलफील्ड कोड के साथ सप्लाई चेन भी है। हाँ, बिल्कुल। लीथल ऑटोनमस वेपन सिस्टम्स या लॉज और अकाउंटेबल गैप को स्लाइड ने नीचे अलग बॉक्सेस में दिखाया है। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। अगर मशीन टारगेट चूज करे और लीथल एक्शन ट्रिगर हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? प्रोग्रामर, कमांडर, मैन्युफैक्चरर, स्टेट। यही लीगल अकाउंटेबिलिटी वॉइड का इशू आता है। एग्जिस्टिंग जेनेवा कन्वेंशंस ह्यूमन जजमेंट और प्रोपोर्शनैलिटी पर बेस्ड है। लेकिन अगर ह्यूमन कंट्रोल डाइल्यूट हो जाए तो लॉ और एथिक्स दोनों प्रेशर में आ जाते हैं। देखो, काइनेटिक स्ट्राइक और नॉन काइनेटिक डिस्टिंक्शन भी इसीलिए मैटर करता है। हार्म फिजिकल भी हो सकता है और डेटा, सिस्टम्स या इंफॉर्मेशन के थ्रू इनडायरेक्ट भी। क्वांटम डिसरप्शन को भी स्लाइड ब्रीफली टच करती है। इसका डीपर मतलब यह है कि प्रेजेंट एन्क्रिप्शन सिस्टम्स फ्यूचर में वल्नरेबल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो डिप्लोमेसी, बैंकिंग, मिलिट्री कम्युनिकेशंस सब अफेक्ट होंगे। तो इमर्जिंग टेक गवर्नेंस प्रिवेंटिव भी होनी चाहिए, नॉट जस्ट रिएक्टिव। क्या गवर्नेंस इनोवेशन को स्लो करने के लिए होती है? नो, नॉट एग्जैक्टली। गुड गवर्नेंस का रोल डायरेक्शन देना है, ताकि इनोवेशन स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय ना करे। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई और ओईसीडी प्रिंसिपल्स का रेफरेंस ये दिखाता है कि स्टेट्स सॉफ्ट नॉर्म्स और मल्टी स्टेक होल्डर फ्रेमवर्क्स के थ्रू स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव से देखो तो इंडिया के लिए चैलेंज ट्रिपल है। टेक्नोलॉजी एक्सेस चाहिए, पॉलिसी ऑटोनॉमी चाहिए और एथिकल लेजिटिमेसी भी चाहिए। इंडिया को ना प्योर टेक्नो प्रोटेक्शनिज्म में फंसना है, ना रॉ डिपेंडेंस में। इसीलिए ट्रस्टेड इनोवेशन, ओपन बट सिक्योर डिजिटल इकोसिस्टम और ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग में वॉइस बनाना इंडिया के लिए फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव बन जाता है। सिंपल है, फ्यूचर पावर सिर्फ टेरिटरी से नहीं, टेक्नोलॉजी गवर्नेंस से भी निकलेगी। मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस को समझने के लिए पहले एक बेसिक बात पकड़ो। स्पेस अब सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी का डोमेन नहीं रहा। अब सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन, नेविगेशन, मिसाइल वार्निंग, वेदर, बैंकिंग सिंक, मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, डिजास्टर रिस्पॉन्स सबके बैकबोन है। इसलिए जो स्पेस को कंट्रोल करेगा वो अर्थ पर भी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ले सकता है। स्लाइड का फर्स्ट पॉइंट, ऑर्बिटल जियोपॉलिटिक्स, इसी शिफ्ट को पकड़ता है। जब लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम ऑर्बिट और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की इंपॉर्टेंस बढ़ती है, तब स्पेस एक इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन बन जाता है, सिर्फ एक्सप्लोरेशन जोन नहीं। एसैट टेस्ट्स यहाँ सेंट्रल इशू है।
एंटी सैटेलाइट वेपन का मतलब ऐसा सिस्टम जो दूसरे के सैटेलाइट को डिसेबल या डिस्ट्रॉय कर सके। केस्लर सिंड्रोम का विजुअल राइट साइड पर 3 ग्लोब्स में दिखाया गया है, जहां कोलिजन से डेब्री और फिर चेन रिएक्शन क्रिएट होता है। ये बहुत सीरियस कॉन्सेप्ट है। अगर डेब्री अनकंट्रोल्ड हो गया तो स्पेस एक्सेस सबके लिए डेंजरस हो सकता है। समझ रहे हो? यानी एक स्टेट का मिलिट्री एक्शन पूरे ग्लोबल कॉमन्स को डैमेज कर सकता है। इसीलिए स्पेस सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यहां अलग नहीं, लिंक्ड इश्यूज हैं। स्पेस मिलिटराइजेशन और वेपनाइजेशन के बीच डिस्टिंक्शन भी समझना चाहिए। मिलिटराइजेशन का मतलब मिलिट्री यूज ऑफ स्पेस, जैसे सर्वेलेंस, कम्युनिकेशन, नेविगेशन। वेपनाइजेशन का मतलब स्पेस में या स्पेस के अगेंस्ट वेपन्स का डिप्लॉयमेंट या यूज। दोनों सेम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ओवरलैप करते हैं। स्लाइड के नीचे किनेटिक और नॉन किनेटिक ब्रांचेस इसी बात को सिंप्लीफाई करती हैं। किनेटिक मीन्स डायरेक्ट फिजिकल हिट, नॉन किनेटिक मीन्स जैमिंग, डैजलिंग, साइबर इंटरफेरेंस, स्पूफिंग। तो थ्रेट सिर्फ मिसाइल से नहीं, सिग्नल डिसरप्शन से भी आ सकता है। एसटीएम यानी स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट और पैरोस प्रपोजल को स्लाइड ने गवर्नेंस टूल्स के रूप में रखा है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ राइवलरी नहीं, कंजेशन भी है। ज्यादा सैटेलाइट्स, ज्यादा प्राइवेट एक्टर्स, ज्यादा ड्यूअल यूज एसेट्स। इस एनवायरनमेंट में ट्रांसपेरेंसी, नोटिफिकेशन, कोलिजन अवॉइडेंस और वेरिफिकेशन मैकेनिज्म्स के बिना मिसट्रस्ट बढ़ेगा। सोचो जरा, अगर एक सैटेलाइट मनूवर को एक्सीडेंटल मानोगे या हॉस्टाइल एक्ट? यही एम्बिग्विटी एस्केलेशन को डेंजरस बनाती है। 1981 यूएनजीए रेजोल्यूशन, 2008 रशिया चाइना ड्राफ्ट पीपीडब्ल्यूटी और यूएस ऑब्जेक्शंस का फ्लो चार्ट नीचे दिया गया है। इसका डीपर लेसन ये है कि लॉ बनाना आसान नहीं, क्योंकि मेजर पावर्स थ्रेट को अलग तरह डिफाइन करती हैं। इंडिया के लिए ये इशू स्पेशली इंपॉर्टेंट है। इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल स्पेस पावर बनना चाहता है, लेकिन उसको अपनी सिक्योरिटी भी प्रोटेक्ट करनी है। 2019 का एसैट टेस्ट इसी बैलेंस का पार्ट था। कैपेबिलिटी डेमॉन्स्ट्रेट करो, लेकिन लॉन्ग टर्म रूल बेस्ड ऑर्डर की नीड को भी डिनाई मत करो। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को यहाँ स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रेंट, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी और ग्लोबल नॉर्म बिल्डिंग तीनों को साथ रखना पड़ता है। एग्जैक्टली, स्पेस पॉलिटिक्स अब फ्यूचर आईआर का कोर फील्ड है। स्पेस एक्सप्लोरेशन जियोपॉलिटिक्स को स्लाइड ने कमर्शियल और लीगल डायमेंशंस के साथ जोड़ा है, और यही इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पहले स्पेस को कोल्ड वॉर प्रेस्टीज और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन के लेंस से देखा जाता था। अब उसमें कमर्शियल माइनिंग, सैटेलाइट इंटरनेट, लॉन्च मार्केट्स, प्राइवेट कंपनीज और लूनर रिसोर्स डिबेट्स आ गए हैं। तो क्वेश्चन बदल गया, स्पेस किसका है और उससे फायदा कौन उठाएगा? ये सिर्फ साइंस का सवाल नहीं, गवर्नेंस और जस्टिस का भी सवाल है। स्लाइड में आर्टेमिस अकॉर्ड्स और आईएलआरएस का कंपैरिजन टेबल दिया गया है। आर्टेमिस अकॉर्ड्स को ब्रॉडली यूएस लेड फ्रेमवर्क के रूप में देखा जा सकता है, जो ट्रांसपेरेंसी, इंटरऑपरेबिलिटी, पीसफुल यूज और सेफ्टी जोन्स जैसी बातें पुश करता है। आईएलआरएस चाइना रशिया लेड ऑल्टरनेटिव इमेजिनेशन को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि दोनों फॉर्मली कोऑपरेशन की लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली रूल मेकिंग इन्फ्लुएंस के लिए compete भी करते हैं। जब दो फ्रेमवर्क्स सेम डोमेन को ऑर्गेनाइज करना चाहें, तो क्या वो न्यूट्रल टेक्निकल मॉडल्स होते हैं? नहीं, यूजुअली उनके पीछे स्ट्रेटेजिक प्रेफरेंसेस होती हैं। आउटर स्पेस ट्रीटी का प्रिंसिपल ये था कि सेलेस्टियल बॉडीज नेशनल अप्रोप्रिएशन के लिए नहीं है, लेकिन आज एस्टेरॉयड माइनिंग, लूनर बेसिस और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन ने इस प्रिंसिपल को स्ट्रेस टेस्ट कर दिया है। सेफ्टी जोन्स और नॉन अप्रोप्रिएशन के बीच टेंशन इसीलिए आता है। अगर आप ऑफिशियली टेरिटरी क्लेम नहीं कर रहे, लेकिन प्रैक्टिकली एक्सक्लूसिव ऑपरेशनल कंट्रोल बना रहे हो, तो डिफरेंस कितना रियल बचता है? देखो, नीचे वाले विजुअल बॉक्सेस में लीगल एम्बिग्यूटी और गवर्नेंस गैप इसी प्रॉब्लम को शो करते हैं। कमर्शियल मेगा कॉन्स्टलेशंस का इमेज भी इंपॉर्टेंट है। लो अर्थ ऑर्बिट में बहुत सारे सैटेलाइट्स भेजने से कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है, लेकिन कंजेशन, कोलिजन रिस्क, स्पेक्ट्रम कंपटीशन और मोनोपोली कंसर्न्स भी बढ़ते हैं। यानी प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन के साथ रेगुलेटरी प्रेशर भी बढ़ रहा है। स्पेस अब सिर्फ स्टेट क्लब नहीं रहा, प्राइवेट कैपिटल और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का फ्यूजन हो गया है। बस यही न्यू जियोपॉलिटिक्स है।
इंडिया के पर्सपेक्टिव से इस स्लाइड का मतलब और भी रिच हो जाता है। इंडिया एक तरफ कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस कैपेबिलिटी, लॉन्च सर्विसेज, सैटेलाइट एप्लीकेशंस और डीप स्पेस एम्बिशंस को एक्सपैंड कर रहा है। दूसरी तरफ उसको इस बात का ध्यान रखना है कि ग्लोबल रूल्स ऐसे न बन जाएं जहां फ्यू पावरफुल एक्टर्स रिसोर्स एक्सेस और ऑर्बिटल प्रेजेंस को डोमिनेट कर लें। इसलिए इंडिया के लिए सॉवरेन कैपेबिलिटी, फेयर गवर्नेंस और इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म तीनों मैटर करते हैं। विजुअल में अर्थ के अराउंड लेयर्ड कॉन्स्टलेशंस और ट्रीटी वर्सेस कमर्शियल बॉक्सेस एग्जैक्टली यही बताते हैं कि फ्यूचर स्पेस ऑर्डर मिक्स्ड होगा, थोड़ा लॉ, थोड़ा मार्केट, थोड़ा स्ट्रैटेजी। समझ आया? इस डोमेन में जो कंट्री सिर्फ टेक्नोलॉजी देखेगी और गवर्नेंस इग्नोर करेगी, वो लॉन्ग टर्म बार्गेनिंग पावर लूज करेगी। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और नार्को टेररिज्म को अलग-अलग समझना शुरू करो, फिर उनका ओवरलैप पकड़ो। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का बेसिक एम प्रॉफिट होता है, टेररिज्म का बेसिक एम पॉलिटिकल कोअर्जन होता है। लेकिन जब टेरर ग्रुप्स क्राइम नेटवर्क्स, स्पेशली ड्रग ट्रेड, स्मगलिंग रूट्स, हवाला चैनल्स और इलिसिट फाइनेंस का यूज करते हैं, तब नार्को टेररिज्म का स्ट्रक्चर बनता है। स्लाइड का टाइटल इसी हाइब्रिड स्पेस को कैप्चर करता है। यानी यहां गन और मनी, आइडियोलॉजी और मार्केट, बॉर्डर वीकनेस और नेटवर्क एफिशिएंसी सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल का रेफरेंस बहुत सिग्निफिकेंट है। ये सिर्फ जियोग्राफी नहीं, ये प्रोडक्शन, ट्रैफिकिंग और कॉन्फ्लिक्ट इकोसिस्टम्स हैं। स्ट्रेटेजिक प्रोडक्शन हब्स वाले मैप में जो हाइलाइटेड रीजन्स दिख रहे हैं, वो बताते हैं कि नारकोटिक्स इकोनॉमी अक्सर वीक गवर्नेंस, पोरस बॉर्डर्स और आर्म्ड ग्रुप्स के बीच ग्रो करती है। सोचो, ड्रग ट्रेड सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इशू होता तो फॉरेन पॉलिसी कंसर्न क्यों बनता? क्योंकि इसका पैसा इंसर्जेंसी, टेररिज्म, करप्शन और आर्म्स प्रोक्योरमेंट तक जाता है। इसलिए ये नेशनल सिक्योरिटी और रीजनल डिप्लोरेसी दोनों का इशू है। स्लाइड के फाइनेंशियल इकोसिस्टम डायग्राम सर्कुलर फ्लो के रूप में दिखाते हैं कि कल्टीवेशन से प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, लॉन्ड्रिंग और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन तक एक चेन होती है। ये चेन डिसेंट्रलाइज्ड लग सकती है, लेकिन एक्चुअली हाईली अडेप्टिव होती है। अगर एक रूट बंद हुआ तो दूसरा खुल जाता है। अगर कैश सीज हुआ तो क्रिप्टो, ट्रेड मिसइनवॉइसिंग या हवाला ऑल्टरनेटिव्स आ जाते हैं। तो एनफोर्समेंट को स्टैटिक नहीं, नेटवर्क्ड होना पड़ता है। मेक सेंस? FATF एसेट रेगुलेशंस नीचे राइट साइड पर इसलिए दिए गए हैं क्योंकि मॉडर्न काउंटर टेरर स्ट्रैटेजी का एक मेजर पिलर फाइनेंशियल डिसरप्शन है। FATF की लिस्टिंग, मॉनिटरिंग और कंप्लायंस प्रेशर स्टेट्स को फोर्स करती है कि वो सस्पिशियस फ्लोज, शेल स्ट्रक्चर्स और टेरर फाइनेंसिंग चैनल्स को ट्रैक करें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इम्प्लीमेंटेशन अनइवन होता है। पॉलिटिकल विल, स्टेट कैपेसिटी और स्ट्रेटेजिक डबल स्टैंडर्ड सब इस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, लॉ लिखना इजी है, नेटवर्क तोड़ना डिफिकल्ट। इंडिया के लिए ये स्लाइड बहुत डायरेक्टली रेलेवेंट है। इंडिया का कंसर्न सिर्फ डोमेस्टिक नारकोटिक्स कंट्रोल नहीं, बल्कि क्रॉस बॉर्डर टेरर फाइनेंसिंग, रीजनल इंस्टेबिलिटी और हॉस्टाइल इंटेलिजेंस क्रिमिनल लिंकेजेस भी हैं। इसलिए इंडिया FATF फ्रेमवर्क्स, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, एक्सट्रेडिशन एफर्ट्स और बॉर्डर मैनेजमेंट को फॉरेन पॉलिसी टूल्स के रूप में यूज करता है। देखो, मैप और सर्कुलर फाइनेंशियल चार्ट्स एक सिंपल लेसन दे रहे हैं। थ्रेट लीनियर नहीं है। फार्मर से फंडर तक और ट्रैफिकर से मिलिटेंट तक रिलेशन इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो अगर पॉलिसी सिर्फ सीजर्स पर फोकस करे और फाइनेंस, करप्शन, गवर्नेंस वैक्यूम और एक्सटर्नल सैंक्चुरी को इग्नोर करे, तो प्रॉब्लम वापस आ जाएगी। रियल सोल्यूशन इंटीग्रेटेड होना चाहिए। पुलिसिंग प्लस डिप्लोमेसी प्लस फाइनेंशियल सर्वेलेंस प्लस रीजनल कोऑपरेशन। यही ट्रांसनेशनल क्राइम को समझने का मैच्योर IR लेंस है। इंडियन डायस्पोरा को सिर्फ अब्रॉड सेटल्ड लोग समझकर अंडर एस्टिमेट मत करो। फॉरेन पॉलिसी में डायस्पोरा एक सोशल ब्रिज, इकोनॉमिक रिसोर्स, पॉलिटिकल लॉबी और क्राइसिस सपोर्ट नेटवर्क सब कुछ हो सकता है। स्लाइड ने रेमिटेंस इकोनॉमिक्स से शुरू किया है और बिल्कुल सही किया है। रेमिटेंस का मतलब अब्रॉड काम करने वाले लोगों का पैसा जो घर भेजा जाता है। ये पैसा हाउस होल्ड वेलफेयर से लेकर एजुकेशन, हेल्थ और लोकल इन्वेस्टमेंट तक इम्पैक्ट करता है। लेकिन डीपर पॉइंट ये है कि रेमिटेंस फ्लोज इंडिया को ग्लोबल लेबर मोबिलिटी सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, यानी माइग्रेशन और एक्सटर्नल इकोनॉमी एक दूसरे से लिंक्ड हैं। PIO और OCI लॉबिंग पावर का पॉइंट समझो। जब डायस्पोरा होस्ट कंट्रीज में इकोनॉमिकली सक्सेसफुल और पॉलिटिकली विजिबल हो जाता है, तब वो पॉलिसी इन्फ्लुएंस का सोर्स बन सकता है।
ये इन्फ्लुएंस हमेशा डायरेक्ट प्रेशर नहीं होता, कभी नैरेटिव शेपिंग, इलेक्शन फंडिंग इकोसिस्टम्स, थिंक टैंक नेटवर्क्स, बिजनेस एडवोकेसी और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के थ्रू आता है। स्लाइड के बार चार्ट में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और गल्फ के डिफरेंसेस दिख रहे हैं। इसका मतलब है डायस्पोरा होमोजेनियस नहीं होता, हर रीजन में उसका रोल अलग है। गल्फ डायस्पोरा लेबर हैवी और रेमिटेंस सेंट्रिक हो सकता है, जबकि नॉर्थ अमेरिका वाला नॉलेज, कैपिटल और पॉलिटिकल वॉइस के सेंस में ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो सकता है। वोटिंग पार्टिसिपेशन और ओवरसीज सिटीजनशिप डिबेट फॉरेन पॉलिसी को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जोड़ती है। क्या डायस्पोरा को सिर्फ सॉफ्ट पावर टूल कहना इनफ है? नहीं, क्योंकि डायस्पोरा राइट्स, आइडेंटिटी, लॉयल्टी और रिप्रेजेंटेशन के टफ क्वेश्चंस भी उठाता है। अगर स्टेट उनसे इन्वेस्टमेंट और एडवोकेसी चाहती है, तो क्या उनको पॉलिटिकल इंक्लूजन भी मिलनी चाहिए? यही डेमोक्रेटिक डायमेंशन है। स्लाइड इस बात को पोस्टल बैलेट और लीगल इश्यूज के रेफरेंस से हिंट करती है। ब्रेन ड्रेन वर्सेस ब्रेन गेन वाला फ्रेमवर्क भी सिंपलिस्टिक बाइनरी नहीं होना चाहिए। पहले टैलेंट आउटफ्लो को लॉस माना जाता था, अब ट्रांसनेशनल स्किल सर्कुलेशन, स्टार्टअप टाइज, एकेडमिक लिंक्स, मेडिकल नेटवर्क्स और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन ने पिक्चर को कॉम्प्लेक्स बना दिया। नीचे मैप और स्किल एरोज इसी सर्कुलर मूवमेंट को सजेस्ट करते हैं। टैलेंट परमानेंटली लूज भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली कनेक्ट किया जाए तो वो नेशनल कैपेसिटी मल्टीप्लायर भी बन सकता है। गुड, यही मैच्योर व्यू है। इवैक्यूएशन ऑपरेशंस जैसे लार्ज स्केल रेस्क्यू मिशंस डायस्पोरा डिप्लोमेसी का प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं। स्लाइड के वर्ल्ड मैप पर मेजर इवैक्यूएशन ऑपरेशंस मार्क्ड हैं। इसका मतलब है कि स्टेट की लेजिटिमेसी सिर्फ स्पीचेस से नहीं, सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने की कैपेबिलिटी से भी बनती है। इंडिया ने रीसेंट डेकेड्स में इवैक्यूएशन डिप्लोमेसी को अपनी स्टेट कैपेसिटी का विजिबल सिंबल बनाया है। इससे एक्सटर्नल इमेज भी स्ट्रांग होती है और डोमेस्टिक ट्रस्ट भी। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लेंस से डायस्पोरा एक पैसिव कम्युनिटी नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इकोनॉमिक वैल्यू, पॉलिटिकल एक्सेस, रेप्यूटेशनल कैपिटल और ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटी सब एक साथ आ जाते हैं। समझ आया? डायस्पोरा पॉलिसी तब मैच्योर होती है जब स्टेट उन्हें सिर्फ सेंटिमेंटल एसेट नहीं, स्ट्रक्चर्ड पार्टनर के रूप में देखे। सॉफ्ट पावर को सिंपल वर्ड्स में समझो। जब कोई कंट्री दूसरों को फोर्स या पैसा से नहीं, बल्कि अट्रैक्शन, क्रेडिबिलिटी और कल्चरल पुल से इन्फ्लुएंस करे, उसे सॉफ्ट पावर कहते हैं। स्लाइड ने इंडिया के सॉफ्ट पावर को सिविलाइजेशनल नैरेटिव्स के साथ जोड़ा है। इसका मतलब है इंडिया अपनी पुरानी सिविलाइजेशनल डेप्थ को मॉडर्न डिप्लोमेसी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ एक सटल पॉइंट है। सॉफ्ट पावर सिर्फ हेरिटेज का डिस्प्ले नहीं होता। जब तक उसके साथ कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, पॉलिसी क्रेडिबिलिटी और डिलीवरी कैपेसिटी ना हो, तब तक अट्रैक्शन शैलो रह सकता है। योगा और आयुर्वेदा को स्लाइड ने टॉप लेफ्ट में रखा है, और सही रखा है। इन दोनों के थ्रू इंडिया वेलनेस, बैलेंस और होलिस्टिक लाइफ का इमेज प्रोजेक्ट करता है। बॉलीवुड, क्रिकेट और स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस मास रिकॉग्निशन क्रिएट करते हैं। लेकिन सीरियस क्वेश्चन ये है, रिकॉग्निशन और इन्फ्लुएंस सेम चीज है क्या? नो, नॉट एग्जैक्टली। इन्फ्लुएंस तब बनती है जब कल्चरल फेमिलियरिटी, ट्रस्ट और पॉलिटिकल गुडविल में कन्वर्ट हो। इसीलिए सॉफ्ट पावर को इंस्टीट्यूशंस, डिप्लोमेसी और कंसिस्टेंट मैसेजिंग के साथ जोड़ना पड़ता है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या डीपीआई इस स्लाइड का मोस्ट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। यूपीआई, आधार टाइप आइडेंटिटी आर्किटेक्चर, ओपन सोर्स पब्लिक टेक स्टैक और स्केलेबल डिजिटल डिलीवरी सिस्टम्स ने इंडिया को एक न्यू मॉडल दिया है। नीचे स्टैक डायग्राम और प्लेटफॉर्म ब्लॉक्स इसी बात को विजुअली दिखाते हैं। यहाँ से इंडिया अपना नैरेटिव शिफ्ट करता है। हम सिर्फ एंशिएंट सिविलाइजेशन नहीं, बल्कि अफोर्डेबल डिजिटल गवर्नेंस मॉडल भी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी मूव है, क्योंकि ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के लिए डीपीआई एक प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव ऑफर करता है, जो बिग टेक मोनोपोलीज या कोअर्सिव डिजिटल डिपेंडेंस से अलग हो सकता है। मिडिल मैप में बुद्धिस्ट सर्किट और कल्चरल लिंकेजेस दिख रहे हैं। इसका मीनिंग है कि हिस्टोरिकल लिंक्स को डिप्लोमैटिक पाथवेज में कन्वर्ट किया जा रहा है, स्पेशली एशिया के कॉन्टेक्स्ट में। ये सिंबॉलिक भी है और स्ट्रेटेजिक भी। इससे सिविलाइजेशनल फेमिलियरिटी के थ्रू एंगेजमेंट डीपन होता है। लेकिन इस मॉडल की लिमिट भी समझो। अगर डोमेस्टिक सोशल हार्मनी वीक हो या एक्सटर्नल मैसेजिंग इनकंसिस्टेंट हो, तो सॉफ्ट पावर क्लेम वीकन हो सकता है। सॉफ्ट पावर इमेज और इंटरनल रियलिटी के बीच गैप टॉलरेट नहीं करता। क्लियर है?
इंडिया सॉफ्ट पावर व्हील विजुअल में अलग-अलग सेक्टर्स को एक सेंटर से जोड़ा गया है। ये बताता है कि मॉडर्न सॉफ्ट पावर मल्टी सोर्स होती है। कल्चर, टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स, एजुकेशन, डायस्पोरा ऑल कंबाइंड। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सिविलाइजेशनल ईथॉस और डिजिटल फ्यूचर को साथ पैकेज किया जा रहा है। यही रियल स्ट्रेटेजिक इनोवेशन है। इंडिया कह रहा है कि हमारे पास पास्ट की डेप्थ भी है और फ्यूचर का स्केलेबल मॉडल भी। अगर इसको क्रेडिबिलिटी, इंक्लूजन और सस्टेन्ड डिप्लोमेसी के साथ कैरी किया जाए तो सॉफ्ट पावर सिंबॉलिक एसेट से बढ़कर जियोपॉलिटिकल कैपिटल बन सकती है। एग्जैक्टली, यहाँ चार्म तब काम करता है जब उसके पीछे कैपेबिलिटी भी हो।